Hello everyone, this is CA Keval Mota, and now we are going to study GSTR 9 and 9C. Okay, GSTR 9 9C is very complicated form और इसके अंदर इतने सारे टेबल्स होते हैं कि कोई भी प्रोफेशनल जो है ओके उसको थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है कि कौन से टेबल में क्या फिल करना है क्या करना है। ओके, सो ये वाला वीडियो जो है ओके यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं GSTR 9 एंड 9C, दैट इज एनुअल रिटर्न एंड रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। इसके ऊपर टेबल वाइज हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जीएसटीआर 9 क्या होता है, जीएसटीआर 9C क्या होता है, ओके व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ 9 एंड 9C, किसको फाइल करना है, 9 और 9C का पर्पस क्या है। तो ये सबके ऊपर हम लोग पहले बात करेंगे एंड उसके बाद में आप लोग को जीएसटीआर 9 का फॉर्मेट, जीएसटीआर 9C का फॉर्मेट, उसमें से सिर्फ टेबल 4 ओके इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा। ओके, टेबल 4 एंड टेबल 4 से रिलेटेड जितने भी अलग अलग केसेस पॉसिबल है ओके वो हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीएसटीआर 9 9C एंड ये एक्चुअली में इसके अंदर हम लोग करते क्या है। ठीक है, तो आपके स्क्रीन पे मैं लिखूंगा। जस्ट अ सेकेंड, लोड कर रहा हूँ। ओके, आई होप अभी दिख रहा है स्क्रीन। ठीक है, ब्लैंक पेज है। तो जीएसटीआर 9 और 9C क्या होता है ये हम लोग अभी अंडरस्टैंड करते हैं। देखो, जीएसटीआर 1 तो आप लोग को मालूम, इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर हम लोग सारे के सारे सेल्स का डिटेल्स दिखाते हैं एंड इसका फ्रीक्वेंसी जो है ओके इट इज ऑन मंथली बेसिस। ओके, एंड फॉर सर्टन पीपल इट इज क्वार्टरली। तो जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनके लिए मंथली है, जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे उनके लिए क्वार्टरली। जीएसटीआर 1 ओके, इसके अंदर पूरे साल में आप लोग जो भी सेल्स करोगे वो दिखाया जाएगा हर महीने महीने करके। उसके बाद जीएसटीआर 2B करके हम लोगों ने सीखा था ओके, विच वॉज लिंक्ड विथ आईएमएस पोर्टल। आईएमएस पोर्टल के बारे में मैंने थोड़ा सा बताया था आपको। आईएमएस पोर्टल मतलब इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, इसमें क्या होता है, आपके सप्लायर ने जीएसटीआर 1 भरा ओके, आपको आईएमएस पोर्टल पे दिखेगा। आईएमएस पोर्टल पे आप लोग को तीन ऑप्शंस रहेगा, एक्सेप्ट, रिजेक्ट एंड कीप इट एज पेंडिंग। क्योंकि आपको अगर एक्सेप्ट करना है तो वो 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और अगर आप रिजेक्ट करो तो फिर वो 2B में रिफ्लेक्ट नहीं होगा। पेंडिंग में रखोगे तो फिर बाद में यू कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ठीक है, तो ये आईएमएस पोर्टल का बात हुआ, यहाँ से 2B बनेगा। ओके, सो 1 इज सेल्स, 2B इज माई परचेस एंड जीएसटीआर 3B। ओके, दिस इज समरी रिटर्न फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस। ओके, मतलब इसके अंदर क्या होएगा, अपना आउटपुट टैक्स माइनस आईटीसी, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, टैक्स का पेमेंट करेंगे। एक यूटिलाइजेशन का फॉर्मेट भी है, वो भी आप लोग को अलग से उसका लिंक मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे हैं कुछ स्पेशल रिटर्न्स की, विच इज जीएसटीआर 9 एंड जीएसटीआर 9C। जीएसटीआर 9 ओके, जीएसटीआर 9 ओके, इसका नाम है एनुअल रिटर्न। ओके, इट्स फ्रीक्वेंसी इज एनुअली ऑब्वियसली, क्योंकि नाम में ये एनुअल रिटर्न। इसका जो ड्यू डेट रहता है इट इज 31 दिसंबर, एंड इसका जो एप्लीकेबिलिटी है इट इज फॉर दोज हुज टर्नओवर इज मोर देन 2 करोड़ इन अ फाइनेंशियल ईयर। ओके, ड्यू डेट क्या रहेगा इसका, 31 दिसंबर, एंड एप्लीकेबिलिटी इज टू दोज पर्सन हुज हैविंग टर्नओवर मोर देन 2 करोड़। ठीक है, अब देखो,
जीएसटीआर 9 का पर्पस क्या होता है पहले वो हम लोग अंडरस्टैंड करें। जो भी बिजनेस है वो लोग क्या करते हैं, अपने आईटीआर को फाइल करते हैं। आईटीआर का ड्यू डेट क्या रहता है? अगर प्रोपराइटर है तो 31 जुलाई, अगर कंपनी है तो 31 अक्टूबर, एंड अगर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल है तो 30 नवंबर। ओके, दीज आर द थ्री ब्रॉड ड्यू डेट्स फॉर आईटीआर। आईटीआर में हम लोग क्या करते हैं, आईटीआर में वी फाइनलाइज अवर सेल्स। हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेल्स परचेज प्रॉफिट ये सब अपना क्या होता है, फाइनलाइज होता है। तो यहाँ पर सेल्स, परचेज एंड अपना प्रॉफिट्स, ओके, दे आर फ्रीज्ड इन आईटीआर। तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, जैसे ही आप लोगों ने आईटीआर भर दिया बाय लेटेस्ट 30 नवंबर, आपका सेल फ्रीज हो चुका रहेगा एज पर फाइनेंशियल्स। सो नाउ गवर्नमेंट वांट्स की ये जो फाइनेंशियल का सेल्स है, ओके, दिस फाइनेंशियल का जो सेल्स है, दिस सेल्स शुड मैच विथ योर जीएसटी रिटर्न। ओके, आपका जो सेल है वो आपके जीएसटीआर 1 से मैच होना चाहिए। समझ में आ रहा है पॉइंट? फाइनेंशियल का सेल्स शुड बी इक्विवेलेंट टू जीएसटीआर 1। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि फाइनेंशियल का सेल्स जीएसटीआर 1 के सेल्स से मैच नहीं होता। ओके, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फाइनेंशियल में कुछ और दिख रहा है लेकिन जीएसटीआर 1 में कुछ और दिख रहा है। तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू डू रिकंसिलेशन। हम लोग क्या करना पड़ेगा, रिकंसिलेशन, एंड रिकंसिलेशन इज स्पेसिफाइड इन जीएसटीआर 9C। ओके, जीएसटीआर 9 एंड 9C। तो 9 इज एनुअल रिटर्न, ठीक है, जिसमें हम लोग को क्या करना है, रिपोर्टिंग करना है पूरे साल में जो भी हुआ एज पर जीएसटीआर 1। ठीक है, फाइनेंशियल्स के हिसाब से हम लोग मैचिंग करेंगे। हम लोग सीखेंगे आज के इस सेशन में, डिटेल सेशन रहेगा जिसके अंदर टेबल 4 के ऊपर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ओके, पहले तो मैं आप लोग को जीएसटीआर 9 का रिलेवेंस बताना चाहूंगा, जिससे कि आपको क्लियर होगा कि हम लोग 9 9C क्यों पढ़ रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल लेके हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्यों हम लोग 9 9C भर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च तक सर्विस प्रोवाइड की। ओके, 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक आप लोगों ने सर्विस प्रोवाइड किया, जिसका बिल आप लोगों ने इशू किया है ऑन 10th अप्रैल। ओके, इनवॉइस इज इशूड ऑन 10th अप्रैल। 1 मार्च टू 31 मार्च सर्विस का प्रोविजन, एंड 10th अप्रैल को इनवॉइसिंग। ओके, थोड़ा सा बेसिक अगर आपके पास अकाउंटिंग का नॉलेज है तो आप लोग मुझे बताओ कि ये जो सेल्स है ये कौन से मंथ में रिकॉर्ड होना चाहिए इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। पॉज कर लो वीडियो को और सोचो। तो आप लोग को आंसर आएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिस इज टू बी शोन इन द मंथ ऑफ मार्च बिकॉज रेवेन्यू हैज बीन अक्रूड इन द मंथ ऑफ मार्च। ओके, अक्रू कौन से इसमें हुआ है, मार्च में, तो मार्च में दिखेगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट जीएसटीआर 1 तो चलता है इनवॉइस के हिसाब से, तो जीएसटीआर 1 में जाएगा अप्रैल में, विच इज ऑन बिलिंग बेसिस, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई। तो इसका टाइम ऑफ सप्लाई के हिसाब से ये एकदम सही जा रहा है। ओके, तो अप्रैल में दिखा रहा है। तो ये जो टर्नओवर है, ये टर्नओवर दो फाइनेंशियल ईयर्स के अक्रॉस स्प्लिट हो गए। समझो 2 साल है बराबर। तो मार्च यहाँ का है, तो अप्रैल कहाँ का हो जाएगा, ए बाजू का। तो अभी अपना जीएसटीआर 1 में, ओके, FY 24-25 का हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, FY 24-25 में ये दिख रहा है मार्च में, बट सेल्स तो जीएसटीआर 1 में है ही नहीं। सो इसका पिक्चर कैसा होगा मालूम है, फाइनेंशियल्स का टर्नओवर विल बी से 90, जीएसटीआर 1 का टर्नओवर इट वुड बी से 100, एंड जीएसटीआर 3B का टर्नओवर भी क्या रहेगा, 100, क्योंकि हमने टैक्स भी 100 के ऊपर पे किया रहेगा। सो इसको हम लोग को एनुअल रिटर्न में कैसे एडजस्ट करना है, हाउ वी हैव टू डू रिकंसिलेशन ऑफ दिस फिगर्स, तो ये हम लोग का मेन पर्पस है फॉर फाइलिंग जीएसटीआर 9 एंड 9C। ओके, देयर कैन बी वेरियस डिफरेंट अदर केसेस विच वुड रिक्वायर रिकंसिलेशन। तो हम लोग को रिकंसिलेशन इसीलिए करना है ताकि जो भी वैल्यूज आपकी फाइनेंशियल में है
दैट वैल्यूज शुड बी अपियरिंग इन आवर रिटर्न्स। गेटिंग द पॉइंट? तो ये क्लियर हुआ कई पार्ट। और कुछ एग्जांपल देता हूँ तो आप लोगों को क्लियर होगा। अगर मान के चलो सेल ऑन अप्रूवल पे गुड्स भेजा, किस पे गुड्स भेजा हम लोगों ने? सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस पे हमने गुड्स को भेजा। मतलब हमने गुड्स को सेंड किया, अगर रिसिपिएंट को सही लगेगा तो ही विल अप्रूव, अदरवाइज ही विल रिजेक्ट। समझो हम लोगों ने उसको भेजा है से अक्टूबर में, एंड मार्च तक उसका कोई अप्रूवल नहीं आया। क्यों सर मार्च ही क्यों लिया आपने? क्योंकि लॉ में एक प्रोविजन अगर याद रहेगा तो 6 महीने के अंदर अगर अप्रूव नहीं होता तो उसको डीम्ड सप्लाई माना जाता है। ओके, एज पर सेक्शन नंबर 31 सबसेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट। ओके, इस तरीके से हम लोग उसको मानते हैं मार्च में ये सप्लाई हो गया, लेकिन एक्चुअली में सप्लाई तो हुआ ही नहीं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सेल हैज नॉट बीन रिकॉग्नाइज्ड, बट इन जीएसटी रिटर्न्स सेल हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो ऐसे में क्या हो जाएगा? फाइनेंशियल का टर्नओवर ओके विल बी लेसर, ठीक है, बट जीएसटीआर 1 में क्या माना जाएगा? सप्लाई। तो फिर यहाँ पर 100 हो जाएगा। 3B में भी हम लोग को टैक्स तो भरना पड़ेगा, तो अगेन 100 हो गया। तो इसको हमें किस तरीके से टैकल करना? ओके, ऑल दिस वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस 9 एंड 9C वर्कशॉप, ठीक है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ 9 9C, ठीक है। अभी 9 का एप्लीकेबिलिटी तो मैंने आपको बता दिया। तो देखो 0 to 2 करोड़ जिसका टर्नओवर है उसको 9 एंड 9C दोनों एप्लीकेबल नहीं। जिनका टर्नओवर 2 करोड़ से ऊपर है बट अप टू ₹5 करोड़ है, ओके, उनको 9 एप्लीकेबल है बट 9C एप्लीकेबल नहीं है। बट चाहो चाहो तो फाइल कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर टर्नओवर आपका 5 करोड़ के ऊपर है तो आपको 9 एंड 9C दोनों फाइल करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट? आ रहा है समझ में? ठीक है। सो ये अपना बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फॉर 9 एंड 9C। नाउ लेट अस सी द फॉर्म। ये जीएसटीआर 9 का फॉर्म है आपके सामने, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं एनुअल रिटर्न। एंड यहाँ पर है जीएसटीआर 9C, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ओके, 9 एंड 9C दो रिटर्न्स रहता है। 9 इज एनुअल रिटर्न एंड 9C इज रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। 9 का इंपॉर्टेंस क्या है जीएसटीआर 1 3B को लेकर के, एंड जो लॉ है अपना सीजीएसटी एक्ट उसको लेकर के। सेक्शन नंबर 16 सबसेक्शन 4 ये कहता है आईटीसी लेने का जो टाइम लिमिट रहेगा इट वुड बी 30th November ऑफ सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। तो एनुअल रिटर्न अगर आपने फाइल कर दिया उसके बाद आप लोग आईटीसी ले नहीं सकते। मतलब उस दिन के बाद आप लोग कोई भी 3B में आईटीसी नहीं ले सकते। मीनिंग देयर बाय एग्जांपल, अगर समझो 24-25 का कोई आईटीसी छूटा है तो मैं कब तक क्लेम कर सकता हूँ? बाय मैक्सिमम 30th November तक कर सकता हूँ, या तो एनुअल रिटर्न के डेट तक कर सकता हूँ, विच एवर इज अर्लियर। मान के चलो आई हैव फाइल्ड माई एनुअल रिटर्न ऑन 30th September, सो आई कैन नॉट क्लेम आईटीसी ऑफ 24-25 आफ्टर 30th September का 3B। लेकिन अगर मान के चलो कि मैंने 24-25 का आईटीसी नहीं लिया था, गलती से छूट गया था या पेंडिंग था, ओके, एंड 30th November निकल चुका है, ठीक है, एनुअल रिटर्न इज येट टू बी फाइल्ड बट 30th November निकल चुका है। तो इस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है? इस केस में गवर्नमेंट बोल रही है कि यू कैन नॉट टेक आईटीसी आफ्टर डेडलाइन दैट इज 30th November। समझ में आ रहा है पॉइंट? सो इफ एनुअल रिटर्न इज फाइल्ड बिफोर 30th November, I cannot take ITC after filing annual return. If I am filing annual return after 30th November, I cannot take ITC after 30th November. Is it clear? ये जो दो लाइन बोला उसको रिवाइंड करके सुन ले, ओके। उसके बाद दूसरा रिलेवेंस, क्रेडिट नोट इशू करने का टाइम लिमिट है लॉ के अंदर। बिकॉज हम लोग जब क्रेडिट नोट इशू करते हैं ना, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम होता है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि हम लोग अपना रेवेन्यू कम क्यों करें,
हम लोग कम करेंगे, लेकिन कब करेंगे? when you are going to report the credit note in any GSTR1 which is filed on or before 30th November or annual return date whichever is earlier. मतलब 24-25 का अगर कोई मैंने सेल्स किया, उसका क्रेडिट नोट आई कैन इशू, rather I can report in GSTR1 which should be filed on or before 30th November. क्योंकि 30th नवंबर के पहले जो भी GSTR1 फाइल होगा या फिर एनुअल विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद के GSTR1 में वी कैन नॉट शो क्रेडिट नोट विथ GST एंड कमर्शियल क्रेडिट नोट इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी रिपोर्टेड. आर ऑल गेटिंग द पॉइंट? तो एनुअल रिटर्न का रिलेवेंस समझ में आ रहा है? ठीक है. तो एनुअल रिटर्न इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो डिपार्टमेंट होता है, डिपार्टमेंट टेक्स एनुअल रिटर्न इनटू कंसिडरेशन. ठीक है. एनुअल रिटर्न के बेसिस पे वो लोग क्या करते हैं, आपका असेसमेंट वगैरह करेंगे. तो एनुअल रिटर्न प्लेज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल. ठीक है. सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एनुअल रिटर्न. सो एनुअल रिटर्न का हम लोग फॉर्मेट स्टार्ट करेंगे. ओके. एनुअल रिटर्न इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. ओके. टोटल अपना यहाँ पर 6 पार्ट रहेगा. पार्ट नंबर 1 इज बेसिक डिटेल्स, जो कि ऑटोमेटिक फिल होके आता है. अपने को इसमें कोई ज्यादा वो नहीं करना है. तो फाइनेंशियल ईयर होगा, जीएसटी नंबर होगा. ऑब्वियसली आपने लॉग इन किया है तो जीएसटी नंबर तो आएगा ही उसमें. देन इट वुड बी लीगल नेम. ओके. जो कि कंपनी का पैन कार्ड पे जो नाम रहता है वो. एंड ट्रेड नेम वो भी आपका पोर्टल पे अपडेटेड रहेगा ही. ठीक है. उसके बाद पार्ट 2 इज आउटवर्ड सप्लाईज एंड इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू टैक्स अंडर आरसीए. ओके. पार्ट 2 में दो चीजें रहेगा. जो भी आप लोग सेल करते हो वो चीज जिसके ऊपर टैक्स इज पेएबल, का आउटवर्ड सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेएबल. टेबल नंबर 5 जो है ना इसके अंदर, ओके, इसके अंदर टैक्स इज नॉट पेएबल. तो टेबल नंबर 4 एंड 5 ये दोनों पार्ट 2 का हिस्सा है. ठीक है. तो पार्ट 2 के अंदर देर आर टू टाइप्स, that is outward supplies and inward supplies liable for tax under RCA. तो पार्ट 2 के अंदर दो यहाँ पर टेबल रहेगा, टेबल नंबर 4 एंड टेबल नंबर 5. उसके बाद आता है पार्ट नंबर 3. पार्ट नंबर 3 वुड बी आईटीसी. ओके. डिटेल्स ऑफ आईटीसी फॉर द फाइनेंशियल ईयर. पार्ट नंबर 4, ओके, इट वुड बी डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड एज डिक्लेयर्ड इन रिटर्न्स. मतलब कि जो GSTR 3B में आप लोगों ने टैक्स का पेमेंट किया हुआ है ऑलरेडी पेड, वो आपको टेबल नंबर 4 में दिखेगा. टेबल नंबर 5 में अमेंडमेंट्स रहेंगी जो कि किए गए हैं अप टू 30th नवंबर के GSTR 1 3B में. ओके. GSTR 1 में रहते 1 के अंदर जो भी अमेंडमेंट आप लोगों ने किया है फॉर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट बिटवीन अप्रैल ऑफ नेक्स्ट ईयर टिल द एंड ऑफ सेप्टेम्बर नवंबर. ओके. तब तक के जो भी चेंजेस रहेंगे वो यहाँ पर किए जाएंगे. ओके. टेबल नंबर, सॉरी, पार्ट नंबर 5 के अंदर. एंड पार्ट नंबर 6 इज अदर इंफॉर्मेशन. ठीक है. तो क्विकली यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं एक बार पार्ट नंबर्स, और थोड़ा सा हम लोग इलोबरेट करेंगे उन पार्ट्स के ऊपर. ओके. पार्ट नंबर 1 बेसिक डिटेल्स. पार्ट नंबर 2 आउटवर्ड सप्लाई प्लस RCM. पार्ट नंबर 3, ओके, इट इज ITC. पार्ट नंबर 4, इट इज taxes paid as declared in returns. Part number 5, amendments for reporting financial year done in period April to November. Okay, just a second, charging लगा क्या.
ओके, तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे ये वाला पार्ट्स। तो पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर क्या होएगा, आउटवर्ड सप्लाईज जाएगा, जो कि कहाँ से हम लोग को फेच करना है, जीएसटीआर 1 से फेच करना है। किधर से फेच करेगा हम लोग, जीएसटीआर 1 से। सर अगर बुक्स में हम लोग का टर्नओवर 100 रुपीज है पर जीएसटीआर 1 में सिर्फ 90 गया है, तो हम लोग को टेबल नंबर 4 में, दैट इज पार्ट 2 में कितना दिखाना चाहिए, आंसर इज जो जीएसटीआर 1 में गया है एज इट इज हम लोग को दिखाना। ओके, क्या करना है हम लोग को, एज इट इज जो जीएसटीआर 1 में गया है वही अपने को कहाँ पर दिखाना है, जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 4 में, सेम एज जीएसटीआर 1। ठीक है, और जो आरसीएम होगा, आरसीएम इट विल बी ऑटो पॉपुलेटेड एज पर जीएसटीआर 3 बी, 3 बी के हिसाब से आपको दिखेगा। ओके, उसमें एडिटिंग पॉसिबल है लेकिन यू आर नॉट सपोज टू एडिट, आपको उसको एडिट करना नहीं है। ओके, यू शुड नॉट एडिट इट, जो 1 में गया है वही आपको दिखाना। सर पर अगर फाइनेंशियल में 100 है और रिटर्न्स में 90 का है, तो 10 रुपए का डिफरेंशियल का हम लोग क्या करेंगे, तो 10 रुपए का टर्नओवर के ऊपर आपको टैक्स तो भरना है, वो 9C के अंदर एडजस्टमेंट होगा, हम लोग डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। ओके, तो टेबल नंबर 4 में, दैट इज पार्ट 2 में, all the data of outward supplies would be auto populated from GSTR 1 and you are not supposed to change it। ओके, इसको मार्क कर लो, GSTR 1 से आएगा, आपको चेंज नहीं करना। ठीक है, उसके बाद टेबल नंबर 6, वहां से लेकर के लास्ट मतलब टेबल नंबर 8 तक। ओके, इट वुड बी पार्ट 3। पार्ट 3 के अंदर आईटीसी होगा, एज पर 3 बी होगा, एज पर 2 बी होगा, एंड इसके अंदर कुछ रिवर्सल्स होंगे जो अपने को मार्क करना है। ओके, उधर हम लोग को लिखना पड़ेगा टेबल नंबर 7 के अंदर। उसके बाद पार्ट नंबर 4, इसके अंदर जो भी टैक्सेस हम लोगों ने जीएसटीआर 3 बी के थ्रू भरे हैं पूरे साल में, ऑलरेडी पेड टैक्सेस, ओके, वो यहाँ पर आएंगे। तो बेसिकली जो आपका पार्ट 2 में आउटवर्ड लायबिलिटी दिखाया गया है और आरसीएम लायबिलिटी दिखाया गया है, ओके, उसका पेमेंट जो आपने यहाँ पर किया है, ओके, इसका मैचिंग होता है। ठीक है, ऑब्वियसली इट विल बी मैच्ड अगर आपने सब कुछ सही किया है तो। पार्ट 5, पार्ट 5 इज अमेंडमेंट्स। अगर आप लोगों ने रिपोर्टिंग पीरियड में कोई सेल दिखाया था, उसका क्रेडिट नोट आप लोगों ने अगले साल दिखाया बट बिफोर 30 नवंबर, तो उस केस में गवर्नमेंट क्या कहती है, यू हैव टू रिपोर्ट सच क्रेडिट नोट इन पार्ट नंबर 5। ओके, टेबल नंबर 10 करके आएगा। ओके, 10, 11 उसके अंदर अपने को दिखाना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? और देन इट इज अदर इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप लोग को कुछ रिफंड रिजेक्ट हुआ है, कुछ रिफंड मिला है, ओके, उसका आप लोग को यहाँ पर डिक्लेरेशन देना है। तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ table number 4। Okay, with this introduction, so now we can start with table number 4। टेबल नंबर 4 आपके सामने है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड और इनवर्ड सप्लाईज एंड आउटवर्ड सप्लाईज मेड ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर ऑन विच टैक्स इज पेएबल, ऑन विच टैक्स इज पेएबल, ये इसका हेडिंग है, डिटेल्स ऑफ एडवांसेस रिसीव्ड। ऑब्वियसली इनवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल, मतलब ये इनवर्ड सप्लाईज आर टॉकिंग अबाउट आरसीएम। ये किसके बारे में बात कर रहा है, आरसीएम के बारे में बात कर रहा है। उसके बाद आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज पेएबल, समझ में आ रहा है, मतलब कि जो भी सप्लाईज के ऊपर टैक्स पेएबल है वो हम लोग को यहाँ पर दिखाना। सर अगर एग्जेम्प्ट हुआ तो, एग्जेम्प्ट हुआ तो हम लोग के लिए अलग टेबल है, दैट इज टेबल नंबर 5, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज ऑन विच टैक्स इज नॉट पेएबल। तो टेबल नंबर 4 का यूजेज समझ में आ रहा है। ओके, अपने को क्या दिखाना है, जो भी ऐसा सप्लाईज है जिसके ऊपर टैक्स भरना है, टैक्स इज पेएबल, दैट विल बी फॉलोइंग इन द परव्यू ऑफ टेबल नंबर 4। गेटिंग द पॉइंट? ओके, अब इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। ओके, ए बी सी, 4 A B C क्या है देखो। पहला, सप्लाई इज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, B2C।
तो जिसके भी पास जीएसटी नंबर नहीं था, आपने उसको सेल किया, you have to report in 4A. Rather, it will be automatically populated, okay, auto populated from GSTR1. Okay, entire table number 4 would be auto populated from GSTR1. आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं करना है. Okay, table number 4 will be directly coming from GSTR1. तो सर कुछ करना ही नहीं है तो फिर ये हम लोग को क्यों दिया? क्योंकि इसका रिकंसिलेशन में काम आएगा अपने को GSTR 9C के टाइम पर. ओके, तो टेबल नंबर 4 को एज इट इज रहने देना. ओके, खाली हम लोग पढ़ लेंगे क्या लिखा हुआ है इसके. ठीक है. उसके बाद B2B सेल्स. सो B2B सेल्स भी हम लोग को यहाँ पर दिखाना है. ओके, जो भी अपन ने रजिस्टर्ड पर्सन को बेचा है वो. अभी हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग साथ साथ में इंस्ट्रक्शंस भी पढ़ते जाएंगे. एक एक कॉलम के ऊपर ये लोगों ने क्या क्या इंस्ट्रक्शंस दिया हुआ है. ठीक है, तो मैं इंस्ट्रक्शंस ओपन करता हूँ. अभी आपके सामने इंस्ट्रक्शन भी है. ठीक है, और यहाँ पर आपके सामने टेबल भी है. ओके, टेबल एंड इंस्ट्रक्शन. तो टेबल नंबर 4A दैट इज B2C, उसका इंस्ट्रक्शन क्या है? एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड टू कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मतलब यहाँ पर हम लोग B2C का बात कर रहे हैं. एंड अनरजिस्टर्ड पर्संस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड shall be declared here, which shall include the details of supplies made through e-commerce operator and are to be declared as net of credit notes. Very important point. Or debit notes issued in this regard. Table number 5, table number 7, along with respective amendments in table number 9, 10 of form GSTR1. ओके, देखो अब इसका मतलब क्या है. अगर मान के चलो कि आपने किसी कस्टमर को 100 रुपीज का सेल किया था पूरे साल में, और उसी साल में ओके उसने क्या किया, आपको माल वापस दिया 10 रुपए का. तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोग को 90 रुपीज दिखाना है टेबल नंबर 4A के अंदर. ओके, टेबल नंबर 4A में कितना दिखेगा? 90 दिखेगा. ठीक है, ऑटोमेटिकली दिखेगा क्योंकि क्रेडिट नोट माइनस करके हम लोग दिखाते. ठीक है, एंड इट इज ऑलरेडी ऑटो पॉपुलेटेड, तो फिर हम लोग को वैसे ही दिखने वाला. ठीक है, कहाँ से इंफॉर्मेशन लेना है, तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, GSTR1 से लेना है. कहाँ से? GSTR1 से लेना है, टेबल नंबर 5. ओके, GSTR1 का टेबल नंबर 5 इज B2C सेल्स. ओके, अमेंडमेंट्स वगैरह सब कुछ. अमेंडमेंट्स इन टेबल नंबर 9 एंड 10. टेबल नंबर 5, 7 क्या था? 5 वॉज B2CS एंड 7 वॉज B2CL. ओके, 1 लाख से ऊपर वाला याद करना, GSTR1. तो इन शॉर्ट अपने को नेट ऑफ क्रेडिट नोट्स दिखाना है और GSTR1 से इसका डेटा आना चाहिए. इज इट वेरी क्लियर? ठीक है, आगे B2B. अभी यहाँ पर B2B जो है ना, इसके नीचे आप लोग को एक पॉइंट दिखेगा यहाँ पर. ये देखो, आई करके दिख रहा है. क्रेडिट नोट्स इशूड in respect of transaction specified in B2E above. मतलब कि अगर आपने सेल किया है B2B को और उसको अगर क्रेडिट नोट दिया तो वो आपको अलग से दिखाना है. मतलब B2C का क्रेडिट नोट्स नेट ऑफ करके दिखाना है 4A के अंदर, 4B के अंदर, 4B के अंदर. B2B का सेल्स अलग दिखेगा एंड क्रेडिट नोट अलग दिखेगा. आ रहा है समझ में पॉइंट? क्लियर. डेबिट नोट भी अलग दिखेगा, अमेंडमेंट्स भी अलग दिखेंगे. ओके, सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू अमेंडमेंट्स एंड रिड्यूस्ड थ्रू अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो ये चीजें आपको अलग अलग दिखेगी, हम लोग पढ़ेंगे अभी एक एक करके. ठीक है, तो टेबल नंबर 4B क्लियर हो रहा है. रजिस्टर्ड को दिया तो क्या, अभी इंस्ट्रक्शन क्या दिया देखो. एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सप्लाईज मेड टू रजिस्टर्ड पर्सन, ओके, इंक्लूडिंग UIN होल्डर, ओके, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड शैल बी डिक्लेयर्ड. दिस विल इंक्लूड सप्लाईज मेड थ्रू ई-कॉमर्स ऑपरेटर. ओके, ECO से अगर आप लोगों ने माल बेचा है तो भी ये दिखेगा इसमें, but it shall not include supplies on which tax is to be paid by recipient on reverse charge basis. मतलब यहां पर अपने को आउटवर्ड RCM नहीं दिखाना. समझ में आ रहा है? आउटवर्ड RCM मतलब समझो कि मैं लॉयर हूं या तो मैं गुड्स ट्रांसपोर्टर हूं, मैं जो भी सर्विस देता हूं तो मेरा सामने वाला टैक्स भरता है. तो गवर्नमेंट क्या कहती कि अगर आप लोग टैक्स ही नहीं भरने वाले हो आउटवर्ड पे, आपका सामने वाला भरने वाला है, सो यू आर नॉट सपोज टू फिल 4B. क्लियर है?
तो आप लोगों को किधर दिखाना पड़ेगा, टेबल नंबर 5 ऑफ जीएसटीआर 9। गेटिंग द पॉइंट? ओके। डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट आर टू बी मेंशन्ड सेपरेटली, जैसे हम लोगों ने देखा। ओके, सेपरेटली दिखाना पड़ेगा उसको। टेबल नंबर 4A एंड 4C ऑफ जीएसटीआर 1 शैल बी यूटिलाइज्ड। इज इट वेरी क्लियर? तो 4A एंड 4B समझ में आ रहा है आप लोग को? 4C, जीरो रेटेड सप्लाईज। सर हम लोग टेबल नंबर 4 कर रहे हैं, ऑन विच टैक्स इज पेएबल, बट सर ऑन एक्सपोर्ट टैक्स इज नॉट पेएबल। सो यहाँ पर टेबल नंबर 4C क्या कर रहा है? तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, टेबल नंबर 4C के अंदर ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स वाले ही आएंगे। क्या आएंगे? ओनली ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स मतलब देर आर टू मेथड्स टू एक्सपोर्ट द गुड्स और सर्विसेज। क्या दो मेथड्स है? एक रहता है अंडर एलयूटी और दूसरा रहता है विदाउट एलयूटी। तो अगर अंडर एलयूटी रहेगा, अंडर एलयूटी, तो फिर टैक्स नहीं भरना होता, वो टेबल 5 में जाएगा जीएसटीआर 9 के। और अगर ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी मतलब यू आर एक्सपोर्टिंग ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स, देन इन सच केस गवर्नमेंट सेज आप लोगों को किधर दिखाना है उसको, टेबल नंबर 4C के अंदर। तो 4A B2C, 4B B2B एंड 4C एक्सपोर्ट्स ऑन पेमेंट ऑफ टैक्स। ओके, अगर एसईजेड को बेचा रहेगा तो फिर नीचे 4D में दिखाना। ठीक है, तो इंडिया के बाहर एंड इंडिया में एसईजेड। 4E डीम्ड एक्सपोर्ट्स, उसके लिए आपको अलग से लेक्चर देखना पड़ेगा डीम्ड एक्सपोर्ट क्या होता है। अगर हमने ईओयू को बेचा तो डीम्ड एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट। अगर हम लोगों ने ऐसे पर्सन को बेचा जिसके पास एडवांस ऑथोराइजेशन है, दैट इज ऑल्सो डीम्ड एक्सपोर्ट। अगर हम लोगों ने ऐसे पर्सन को बेचा जिसके पास ईपीसीजी है, दैट इज ऑल्सो डीम्ड एक्सपोर्ट। तो जब भी हम लोग डीम्ड एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं तब हम लोग को 4E में दिखाना। ठीक है। 4F, अगर हम लोगों को एडवांस रिसीव हुआ है बट इनवॉइस इशू नहीं की। देखो अगर आपने इनवॉइस इशू कर लिया रहेगा ना, तो ये टेबल नंबर 4A के अंदर चला जाएगा, क्योंकि इनवॉइस इशू कर दिया आपने। लेकिन अगर एडवांस मिला है पर इनवॉइस इशू नहीं किया, इट मींस रिसीट वाउचर इशू किया रहेगा, तो आप लोग को टेबल नंबर 4F में दिखा। ओके। उसके बाद इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू टैक्स अंडर आरसीएम, ये आपको यहाँ पर दिखाना है। गेटिंग द पॉइंट? ओके। उसके बाद ये नया ऐड हुआ है G1, सप्लाईज ऑन विच ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू पे टैक्स एज पर 9(5). एंड यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा है ई कॉमर्स ऑपरेटर इज सपोज टू रिपोर्ट। मतलब अगर ओला है, उबर है, ओके, ये लोग जो भी सेल्स कर रहे हैं इसके ऊपर इनको टैक्स भरना पड़ रहा है। सर्विस प्रोवाइडर इज ड्राइवर, बट टैक्स इज टू बी पेड बाय ई कॉमर्स ऑपरेटर। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, सेक्शन नंबर 9(5) में जो लोग भी है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स, कुछ एग्जांपल्स ले लेता हूँ, जोमेटो, स्विगी, ओयो, फिर अर्बन कंपनी, ओला, रैपिडो, इन सभी को टेबल नंबर G1 भरना है, 4G1। क्लियर? उसके बाद इसका सब टोटल आएगा। देन क्रेडिट नोट अपन ने माइनस किया, डेबिट नोट ऐड किया, और अमेंडमेंट्स प्लस माइनस करना है आपको। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल नंबर 4 बनेगी। ठीक है, अभी हम लोग ना डायरेक्टली टेबल नंबर 10 में जाएंगे, क्योंकि उसका कुछ रीजन है। फिर टेबल नंबर 9 बता देता हूँ। टेबल नंबर 9 इज ऑलरेडी पेड टैक्सेस, ऑलरेडी पेड टैक्सेस। ठीक है, अगर टैक्स ऑलरेडी पे हो चुका है तो आप लोग को टेबल नंबर 9 में दिखा। समझ में आ रहा है पॉइंट? ऑब्वियसली पे होता है 3B के थ्रू, तो अपना जीएसटीआर 9 के टेबल नंबर 9 में जाए। टेबल नंबर 10 क्या है? सप्लाईज और टैक्स डिक्लेयर्ड थ्रू इनवॉइसेस, डेबिट नोट और अमेंडमेंट एडिशंस। मतलब मान के चलो 24-25 का लायबिलिटी के लिए मैंने डेबिट नोट इशू किया 25-26 में, टिल द स्पेसिफाइड पीरियड, टिल द स्पेसिफाइड पीरियड। स्पेसिफाइड पीरियड का मतलब क्या होता है? स्पेसिफाइड पीरियड मीन्स 30th नवंबर। तो अगर 30th नवंबर तक मैं डेबिट नोट इशू करता हूं विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांजेक्शन ऑफ प्रीवियस ईयर, देन आई हैव टू रिपोर्ट सच डेबिट नोट ओवर हियर। क्लियर पॉइंट? मतलब मान के चलो, एक एग्जांपल लेता हूं। क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 24-25, इसमें मैंने इनवॉइस बनाया था 100 रुपए का। ठीक है, जीएसटीआर 1 में जा चुका।
ओके, फाइनेंशियल ईयर 25-26। तो ये जो इनवॉइस नंबर है, समझो इनवॉइस नंबर 01, ये इनवॉइस नंबर का हमने इशू किया डेबिट नोट। ओके, डेबिट नोट फॉर इनवॉइस नंबर 1। अगर हमने डेबिट नोट बनाया इनवॉइस नंबर 1 का, तो हम लोग को किधर दिखाना है वो? कमा, डिपेंड करता है कब इशू की। ओके, अगर आपने स्पेसिफाइड पीरियड तक इशू किया, ओके, अप टू स्पेसिफाइड पीरियड, तो आप लोग को टेबल नंबर 10 में दिखाना है। और अगर आप लोगों ने स्पेसिफाइड पीरियड तक इशू नहीं किया, नॉट इशू टिल स्पेसिफाइड पीरियड, आप लोग को टेबल नंबर 10 में नहीं दिखाना। क्लियर आया समझ में? वो अगले साल के GSTR 1 में गया है और अगले साल के 990 में जाएगा। ओके, लेकिन यहाँ पर अगर स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर दिखाए, तो फिर आप लोग को टेबल नंबर 9, सॉरी, टेबल नंबर 10 के अंदर रिपोर्टिंग करें। गेटिंग द पॉइंट? और टेबल नंबर 10 के वजह से जो लायबिलिटी आ रही, दैट विल बी शोन इन टेबल नंबर 14। ओके, मैं टेबल नंबर 14 ओपन कर रहा हूँ आपके सामने। ओके, टेबल नंबर 14 इज डिस्क्रिप्शन ऑफ टैक्स पेड एंड टैक्स पेड ऑन अकाउंट ऑफ डिक्लेरेशन इन टेबल नंबर 10-11। का मतलब 10-11 की वजह से जो लायबिलिटी आई, वो टेबल नंबर 14 में दिखेगी। ठीक है, सो टेबल नंबर 10, उसमें कहा जा रहा है डेबिट नोट, टेबल नंबर 11 इट इज क्रेडिट नोट। समझ में आ रहा पॉइंट? तो एक बार मैं क्विकली समराइज करता हूँ हम लोगों ने जो जो टेबल पढ़े, और फिर हम लोग उसमें एनालिसिस करेंगे। ओके, टेबल नंबर 4 पढ़ा, टेबल नंबर 10 पढ़ा, 11 पढ़ा, एंड टेबल नंबर 14 पढ़ा। ओके, टेबल नंबर 4 वॉज invoices as reported in GSTR 1, as reported in GSTR 1 as it is। टेबल नंबर 10-11 क्या था? डेबिट नोट और क्रेडिट नोट pertaining to reporting period issued in next year by 30th November। समझ में आया? और इससे रिलेटेड जो लायबिलिटी है, या तो रिडक्शन इन लायबिलिटी, ओके, वो हम लोग को किसमें दिखेगा? टेबल नंबर 14 के अंदर। आपको समझ में आ रहा है क्या पॉइंट? एवरीवन क्लियर? गेटिंग द पॉइंट? ठीक है, क्योंकि हम लोग टेबल नंबर मतलब GSTR 9C के टेबल नंबर 5 में जाएंगे। इसमें क्या लिखा है देखो, हम लोग लास्ट में इसको अच्छे से करने वाले, लेकिन अभी हम लोग डायरेक्टली एंड पे जाएंगे। क्या है? टर्नओवर एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न। ओके, एनुअल रिटर्न में जो टर्नओवर दिखा है वो यहाँ पर आएगा। एनुअल रिटर्न में हम लोग टर्नओवर किधर दिखा रहे हैं? देखो 5Q में हम लोग किधर है? 5Q में। अब 5Q का अगर हम लोग एडवाइजरी पढ़ेंगे, तो क्या बोलता है देखो, 5Q एनुअल रिटर्न टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न शैल बी डिक्लेयर्ड ओवर हियर। मतलब 5Q में अपने को एनुअल रिटर्न से लेना है। कहां से डिराइव करना है अपने को? 5N 10-11 ऑफ एनुअल रिटर्न, मतलब 5N प्लस 10 - 11। अब 5N क्या है वो चलेंगे यहाँ पर। 10-11 तो मालूम है अपने को, डेबिट नोट क्रेडिट नोट। अब 5N क्या था? कम ऑन, 5N ये रहा, टोटल टर्नओवर, टोटल टर्नओवर इंक्लूडिंग एडवांसेस। ओके, तो 5N इज इक्वल टू 4N प्लस 5M माइनस 4G माइनस 4G1। ठीक है, मतलब क्या किया हम लोगों ने यहाँ पर? 4N लिया। 4N मतलब ये वाला टोटल टर्नओवर, 4N यहाँ पर। ओके, सप्लाईज एंड एडवांसेस ऑन विच टैक्स हैज बीन पेड, टैक्स इज टू बी पेड, H प्लस M। ओके, H प्लस M मतलब क्या? अभी देखो, H प्लस M, H ये रहा। ओके, A to G,
एंड उसके बाद क्या बोला, प्लस एम। एम मतलब डेबिट नोट क्रेडिट नोट उस साल का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को एच प्लस एम जाना है, आंसर मिलेगा 4n। 4n जो रहेगा 4n, इट इज टैक्सेबल टर्नओवर। टैक्सेबल टर्नओवर आ रहा है अपने को, प्लस आरसीएम भी इसके अंदर होगा, समझ में आ रहा है अपन, क्लियर। आगे क्या बोलते हैं, 4n प्लस 5m। 5m मतलब ये एग्जाम टर्नओवर या तो एक्सपोर्ट टर्नओवर जिसके ऊपर टैक्स नहीं भरना है, माइनस 4G ये क्या माइनस किया, ये है आरसीएम। ओके 4G देखो यहाँ पर, 4G इज आरसीएम, 4G1 इज ई कॉमर्स ऑपरेटर जो टैक्स भर रहा है वो। ओके ये माइनस किया, तो अपने को आंसर क्या मिला, 5n। अब हम लोग को क्या करना है, डेबिट नोट क्रेडिट नोट ऐड करना है। ओके तो सिंपली अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा लिख के बता रहा हूँ क्या होगा। देखो अगर हम लोग GSTR 9 का बात करें, ओके टेबल नंबर 4, इसके अंदर ब्रॉडली क्या क्या है वो मैं यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ। टेबल नंबर 4 के अंदर क्या क्या आ रहा है, B2C नेट ऑफ क्रेडिट नोट डेबिट नोट, ओके B2B, ओके इनवॉइसेस माइनस क्रेडिट नोट प्लस डेबिट नोट इशूड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, इशूड इन द सेम फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। उसके बाद एडवांसेस आ रहा है, ओके जिसके ऊपर इनवॉइस नहीं बना है, नो इनवॉइस इशू, ओके। उसके बाद आरसीएम का लायबिलिटी आ रहा है, दैट इज इनवर्ड आरसीएम। एंड जो नया ऐड हुआ है, क्या नया ऐड हुआ है, कौन क्या नया ऐड हुआ है नया, ऐसा लायबिलिटी जिसके ऊपर, मतलब ऐसा सेल्स जिसके ऊपर ई कॉमर्स ऑपरेटर विल पे टैक्स, दैट इज सेक्शन नंबर 95। आया समझ में। टेबल नंबर 5 के अंदर क्या, टेबल नंबर 5 के अंदर खाली ब्रॉड ओवरव्यू दे दो, टर्नओवर ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, टर्नओवर ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, ओके ये टेबल नंबर 5 हो गया, क्लियर। क्लियर, टेबल नंबर 5 क्या है, नो टैक्स पेबल, ओके ऐसा टर्नओवर, मतलब इसके अंदर क्या क्या आएगा, एग्जेम्प्ट प्लस एक्सपोर्ट अंडर एलयूटी। और अगर एलयूटी नहीं रहेगा, ओके इफ नो एलयूटी तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मैं ऐड ही कर डालता हूँ, इधर था बीच में वैसे तो, बट मैं एंड पे ऐड कर देता हूँ, ओके एक्सपोर्ट और SEZ विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, विथ पेमेंट ऑफ टैक्स, ठीक है। तो ये हो गया टेबल नंबर 10 11, ओके टेबल नंबर 10 एंड 11, 10 was डेबिट नोट एंड 11 was क्रेडिट नोट, बट ये कब इशू किया है, नेक्स्ट ईयर इशू किया है, पर्टेनिंग टू विच ईयर, कम ऑन पर्टेनिंग टू विच ईयर, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ये जो चार टेबल्स है, इसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, जिस जिसके ऊपर भी सप्लायर ने टैक्स भरना है या तो सप्लायर का सेल्स है, सप्लायर का सेल्स वो हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। मतलब B2C B2B एडवांसेस एंड एक्सपोर्ट्स, ये होगा टेबल 4 में से लेंगे। टेबल 5 का ये वाला टर्नओवर लेंगे पूरा का पूरा, ठीक है, प्लस डेबिट नोट माइनस क्रेडिट नोट, जो भी आंसर आएगा, ये आंसर जो है, ओके इट विल बी रिफ्लेक्टेड इन टेबल नंबर 5Q, ओके ये सब जो आंसर लिखा ना हम लोगों ने, ये सब वन समझो नंबरिंग देता हूँ, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये इंटरनल नंबरिंग है अपना डिस्कशन के लिए, उधर का नंबरिंग तुम लोग को देखना है तो टेबल देख लेने का। एंड यहाँ पर से 7 8 एंड 9, तो 1 2 3 6 7 8 9 इन सबका एडिशन,
ये कहां पर जाएगा? 5Q में। क्लियर है पॉइंट? तो 5N प्लस 10 माइनस 11, 5N वुड बी, जो हम लोगों ने अभी भी देखा। ओके, एडवांस से सब कुछ ऐड करते, क्या लेस करते ये लोग? कम ऑन, क्या लेस करेंगे? RCM वाला एंड ई कॉमर्स वाला। समझा पॉइंट? तो इससे अपने को आउटवर्ड मिलेगा, ये किधर जाएगा? 5Q के अंदर जाएगा, 5Q के अंदर। ठीक है, और ये जो आंसर आने वाला है इधर वाला, ओके, ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टर्नओवर होगा। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड यहाँ पर आएगा रिटर्न्स, क्योंकि मैंने आप लोग को पहले ही बताया GSTR 9 को लेट इट बी एज पर GSTR 1 ओनली। तो GSTR 1 के हिसाब से जो है एज इट इज उसको रहने दो, ठीक है, लेट इट बी लाइक दैट ओनली। तो वो वाला रिटर्न का टर्नओवर एंड फाइनेंशियल का टर्नओवर वी हैव टू रिकंसाइल। सबको समझ में आ रहा है पॉइंट्स? क्लियर है? अभी हम लोग कुछ केसेस समझेंगे। क्या प्रॉब्लम आ सकता है, क्या सोल्यूशन होगा? समझो बुक्स ऑफ अकाउंट्स का टर्नओवर 100 है। ओके, GSTR 1 में 90 गया है। ओके, GSTR 3B में भी 90 गया है, मतलब 90 के ऊपर टैक्स पे हो चुका है। ठीक है, बट फाइनेंशियल्स में 100 है। नाउ इसको हमें कैसे रिकंसाइल करना चाहिए? तो देखो, GSTR 9, इसके अंदर मैंने आप लोग को सिंपल बताया था। ओके, एकदम सिंपल चीज बताया आपको। GSTR 1 का रेप्लिका लेके आना है। ओके, तो GSTR 1 में 90 गया है, तो यहाँ पर 90 होगा। कहाँ पर? टेबल नंबर 4 के अंदर 90 होगा। सबको समझ में आया? टेबल नंबर 4 में 90 दिखेगा आपको। ठीक है, अब सर ये 10 रुपया किधर गया? फिर 10 रुपया तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है। ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में है, पर GSTR 1 में 90 ही गया है, तो क्या करेंगे? तो देखो, अभी यहाँ पर ना दो पॉसिबिलिटीज है। देर आर टू पॉसिबिलिटीज। क्या दो पॉसिबिलिटी है? वेदर टैक्स इज पेएबल ऑन 10, ओके, और वेदर टैक्स इज नॉट पेएबल ऑन 10। पेएबल मतलब पिछले साल भरना चाहिए था, एंड नॉट पेएबल मतलब पिछले साल नहीं भरना चाहिए था, अगले साल भरा, वो सही किया। ओके, तो अगर अगले साल भरना चाहिए था और सही भी किया, तो खाली ये डिफरेंस आज के तारीख के लिए है, बाद में ये डिफरेंस का कोई महत्व नहीं होगा। आ रहा है समझ में? इट इज जस्ट अ टाइमिंग डिफरेंस, नॉट शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। बट अगर टैक्स इज पेएबल बट नॉट पेड, दिस इज शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स। को समझ में आ रहा है? एक एग्जांपल लेते, एक एग्जांपल है तो क्लियर होएगा। समझो मैंने सेल का इनवॉइस बनाया है अप्रैल में, बट सेल्स का जो टर्नओवर है वो अप्रूव हुआ है मार्च में। सो बुक्स में एक्रूवल बेसिस के ऊपर हम लोगों ने टर्नओवर को रिकॉर्ड किया, और अक्रूवल के हिसाब से 100 होना चाहिए, बट GST के हिसाब से 90 ही सही है, और 90 एकदम प्रॉपर है। ओके, तो हम लोग को टेबल 4 में तो 90 दिखाना है। टेबल नंबर 10, 11, नो एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड, बिकॉज कोई डेबिट नोट कोई क्रेडिट नोट इशू नहीं होगा। ठीक है, टेबल नंबर 14, नो इम्पैक्ट, बिकॉज टेबल नंबर 10, 11 में जब तक इम्पैक्ट नहीं आएगा, तब तक टेबल नंबर 14 में भी इम्पैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये टाइमिंग डिफरेंस रहेगा तो क्या करेंगे? देखो, टाइमिंग डिफरेंस का बात करते हैं। अपने GSTR 9 में कितना टर्नओवर गया? 100, क्योंकि GSTR 1 में 100, सॉरी सॉरी रियली सॉरी, GSTR 1 में कितना गया? 90 गया, तो GSTR 9 में भी कितना जाएगा? 90। ओके, तो 90 जा चुका है, परफेक्टली फाइन। ओके, अभी इसके वजह से GSTR 9C के टेबल नंबर 5Q में कितना दिखेगा? 90। मैं आपको 5Q दोबारा से दिखा देता हूँ। ओके, ये रहा 5Q विच सेज टर्नओवर डिक्लेयर्ड इन 9, एंड 9 में क्या दिखाते हम लोग? एज पर GSTR 1।
तो जीएसटीआर 1 में 90 गया, इसीलिए जीएसटीआर 9 में 90 आया, 9 में 90 आया, इसीलिए जीएसटीआर 9C के 5Q में 90 दिखाएंगे, ठीक है। लेकिन लेकिन 5P जो है, 5P के अंदर यहाँ पर ऑटो करके लिखा रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का टर्नओवर। ओके, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का टर्नओवर ये एडजस्टेड है, एनुअल टर्नओवर आफ्टर एडजस्टमेंट्स एज अबव। अब क्या एडजस्टमेंट किया है ऐसा, तो ये हम लोग को यहाँ पर देखना पड़ेगा। ओके, क्या एडजस्टमेंट्स किया है देखो, विद टर्नओवर एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितना रहेगा, 100। अपना वाला एग्जाम्पल है, अपना वाला एग्जाम्पल मैं वापस से रिपीट करता हूँ। सर्विस दिया मार्च में, अक्रूवल के हिसाब से मार्च में टर्नओवर जाएगा, ठीक है। लेकिन इनवॉइस बनाया हम लोगों ने अप्रैल में, इनवॉइस कब बनाया, अप्रैल में बनाया। सबको समझा पॉइंट। अगर इनवॉइस अप्रैल में बनाया है आप लोगों ने, जिसका सर्विस मार्च में दिया, इट इज प्रॉपर है, कोई फ्रॉड नहीं, कोई फ्रॉड नहीं, एकदम एवरीथिंग इज प्रॉपर। तो अभी हम लोग को क्या करना है, 100 तो दिख रहा है फाइनेंशियल में, बट 90 प्रॉपर भी बोल रहे हैं हम लोग। तो हम लोग को क्या करना है, इसमें से ना कुछ एक एडजस्टमेंट आप लोग को दिखेगा। क्या एडजस्टमेंट दिखेगा देखो, मैं आपको हाईलाइट करके दे रहा हूँ, समझ में आएगा आपको। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अनबिल्ड रेवेन्यू एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर मींस मार्च में जो सर्विस दिया है जिसका बिलिंग नेक्स्ट ईयर होगा। सो अनबिल्ड इन प्रीवियस ईयर, नॉट बिल्ड, बट बिल्ड इन नेक्स्ट ईयर, कितना है अपने केस में, 10। यस और नो, सबको समझ में आया। तो यहाँ पर माइनस का साइन भी दिया है लोगों ने, तो -10। सो 100 - 10 अपना 5O में कितना दिखेगा, 90। और यहाँ पर सॉरी, 5O में नहीं, 5P में कितना दिखेगा, 90। ओके, ऑटो मतलब ये सब प्लस माइनस करके है, 90 आएगा। और रिटर्न में कितना दिखा है, अगेन 90। सो नाउ डिफरेंस वुड बी 0। सबको समझ में आया क्या, एवरीवन वेरी क्लियर विद दिस एक्सप्लेनेशन, समझ में आया कैसे करना है ये। तो एक बार वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ। मार्च में सेल्स दिखाया, ओके, अप्रैल में इनवॉइस बनाया, ठीक है। रिटर्न में कभी दिखाएंगे, अप्रैल में दिखाएंगे, और पिछले साल के रिटर्न में नहीं दिखा। तो पिछले साल का रिटर्न 90 ही लेके चल रहा है, ओके, 10 को लेके नहीं चल रहा है। तो 9C में भी 5Q में 90 आएगा, क्योंकि इट इज कैचिंग एज पर जीएसटीआर 9 एंड 9 इज एज पर जीएसटीआर 1। एंड 5P जो रहेगा, ओके, दैट इज एडजस्टेड टर्नओवर। अब एडजस्टमेंट हम लोग को करना क्या होता है, फाइनेंशियल का जो सेल दिख रहा है उसमें से हम लोग को अनबिल्ड वाली चीज माइनस करनी थी, तो माइनस कर दी। तो ये माइनस करने के बाद अपने को जो आंसर आएगा, एटलीस्ट दैट आंसर शुड मैच विथ एनुअल रिटर्न। समझ में आया पॉइंट। तो गवर्नमेंट भी एकदम समझदार है, गवर्नमेंट क्या बोलती है, आपका एनुअल रिटर्न मैच कर रहे हैं ना हम लोग, तो एडजस्टमेंट कंसिडर करके मैच करेंगे। वेरी क्लियर, आया समझ में सब लोग को, ठीक है। अभी और भी क्या क्या एडजस्टमेंट पॉसिबल है, और भी हम लोग चेक करें। यहाँ पर ना अलग अलग केसेस लिए हुए, क्या केसेस है देखो। बुक्स का सेल 100 है, जीएसटीआर 1 का 100 है, लायबिलिटी 18 का पे हुआ, ठीक है। तो एडिशनल टैक्स तो कुछ भी भरने को नहीं आएगा। टेबल 4 में कितना दिखेगा, 100, क्योंकि जीएसटीआर 1। देखो ये जीएसटीआर 9 है ना, ओके। अभी इसके अंदर टेबल नंबर 4 जो है, ठीक है, यहाँ पर आपको हमेशा ध्यान में रखना है जीएसटीआर 1 से लेके आना है इसको। तो ये जो जीएसटीआर 1 का कॉलम रहेगा ना, इट विल बी एज इट इज इन टेबल नंबर 4। सबको समझ में आ रहा है क्या, देखो पूरा का पूरा सेम टू सेम चलेगा, नो चेंज, नो चेंज। उसके बाद नंबर टेबल नंबर 10, ओके, डेबिट नोट क्रेडिट नोट कुछ भी नहीं। अगर 10-11 में 0-0 है ना, बाय डिफॉल्ट टेबल नंबर 14 में 0 ही रहेगा, क्योंकि टेबल नंबर 14 से लायबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू टेबल नंबर 10-11। क्लियर है पॉइंट, आया है समझ में, ओके। अब 9C में क्या करेंगे, टेबल नंबर 5 में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9C एक बार ओपन करें, क्या है इसके अंदर, देखो टेबल नंबर 9, टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9C ये क्या कहता है, ये क्या बोल रहा है यहाँ पर, रिकंसिलेशन ऑफ टैक्स पेड।
अभी जो टैक्सेबल वैल्यू लेगा ना, ये टैक्सेबल वैल्यू, ओके, दिस वुड बी एज पर एडजस्टमेंट्स, ओके, ये एडजस्टमेंट मारने के बाद का ये जो अमाउंट आएगा, ओके, 5P के ऊपर जो टैक्स पेएबल है, ओके, टैक्सेबल टर्नओवर है ना, जो भी समझो कि 5P इज टोटल टर्नओवर, उसमें हम लोग को क्या करना है, नॉन जीएसटी का हटा के नेट लेके आना है, ओके। तो टैक्सेबल टर्नओवर जो भी आपका आएगा, इसके ऊपर का जो टैक्स रहेगा हम लोग उसका बात करने वाले। सो 5P इज अवर टोटल टर्नओवर एज पर एडजस्टमेंट्स, एंड टेबल नंबर 7 जो रहेगा ये वाला, उसमें क्या लिखा है, टोटल टर्नओवर माइनस एग्जेम्प्टेड माइनस जीरो रेटेड विदाउट पेमेंट, मतलब नो टैक्स टू बी पेएबल, आरसीएम आउटवर्ड 95 वाला आउटवर्ड, मतलब कि ये सब माइनस करने के बाद जो आंसर मिलेगा, ओके, दिस आंसर शुड बी लायबिलिटी पेएबल बाय सप्लायर अंडर एफसीएम, ओके, एफसीएम के अंदर पे करने का लायबिलिटी है। तो अभी इसको किधर से मैच करेंगे, 7E को, ओके, 7E का जो आंसर है उसके ऊपर टैक्स भरना चाहिए, बट एनुअल रिटर्न में हमने कितना भरा है वो यहाँ पर लिखना है, और दोनों का जो डिफरेंस रहेगा वो अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर रहेगा, अनरिकंसाइल्ड। तो अभी इसका डिफरेंस अपने को देना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने को टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9C, इसके अंदर क्या करने का, इसके अंदर जो भी हम लोग का लायबिलिटी आ रहा है, ओके, एज पर दिस, ओके, टैक्सेबल टर्नओवर एज पर द एडजस्टमेंट्स, एज पर द एडजस्टमेंट, तो हम लोग को क्या करना है, उसका लायबिलिटी लेना है इधर, रेट वाइज। आरसी स्टैंड्स फॉर रिवर्स चार्ज, ठीक है। तो टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पेएबल, उसके बाद क्या होएगा, हम लोग को टैक्स पेड से ये माइनस हो जाएगा इधर, ओके। टोटल अमाउंट टू बी पेड एज पर टेबल अबाउ, जितना पे करने को आ रहा है, टोटल अमाउंट पेएबल एज डिक्लेयर्ड इन एनुअल रिटर्न, ठीक है, जो एनुअल रिटर्न में आपने दिखाया है वो, और इतना पेमेंट आपने नहीं किया है वो, तो ये आपको पेमेंट करना है थ्रू DRC 03, ओके, थ्रू DRC 03। सबको समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। उसके बाद केस नंबर 2, ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया, ठीक है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं डिस्कस किया था। एक बार मैं जाता हूँ यहाँ पर, शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स जो है ना, ये वाला टैक्स इज पेएबल बट नॉट पेड, ये वाला जो केस है, ये केस नंबर 2 है, ये वाला, ओके, लेट अस डिस्कस दिस। 100 रुपीज का बुक्स में 9 में, सॉरी, GSTR 1 में 90, ओके, GSTR 1 में कितना है, 90, तो यहाँ पर 90 आएगा, ओके, GSTR 1 90 है, 3B में हमने 90 के ऊपर टैक्स भर दी, ओके, तो एडिशनल टैक्स भरने को आना चाहिए अपने को, लेकिन हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जीएसटीआर 9 में टेबल नंबर 4 में 90 ही रखना है अपने को, कितना रखने का, 90। तो 10 रुपए का क्या करेंगे सर, 10 रुपए का हम लोग को 9C में डिफरेंस आएगा, ओके, 9C में कैसे डिफरेंस आएगा, बुक्स के हिसाब से 100 आ रहा है और एनुअल रिटर्न के हिसाब से 90, तो डिफरेंस आएगा 10 के ऊपर टैक्स, सो विच इज टू बी पेड इन बाय फाइलिंग DRC 03 एंड डिक्लेयरिंग GSTR 9C। कैसे डिक्लेरेशन करेंगे, देखो यहाँ पर आपको ना डिफरेंस दिखेगा, अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर 10 दिखेगा, ओके, रीजन टैक्स नॉट पेड। उसके बाद यहाँ पर भी डिफरेंस आएगा, अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर 10, ओके, यहाँ पर समझो कि 18 रुपए का, सॉरी, 1.8 का टैक्स है, एग्जाम्पल मैं 18 में डाल देता हूँ, 1.8 का जो टैक्स है वो यहाँ पर आएगा, ओके, 1.8 का टैक्स इधर दिखेगा। उसके बाद टोटल अमाउंट पेड इन एनुअल रिटर्न, इधर जीरो आएगा, अनरिकंसाइल्ड पेमेंट 1.8, अभी यहाँ पर लिख दो पेड वाया DRC 03। सबको समझ में आ रहा है कैसे हो रहा है, तो GSTR 1 को जो भी आपने फाइल किया उसको ही 9 में रिफ्लेक्ट करवाना है एज इट इज, जो भी डिफरेंस रहेगा 9C में एडजस्टमेंट होगा, ठीक है, क्लियर। लेकिन अगर समझो आप लोगों ने डेबिट नोट इशू कर दिया है, ओके, इनवॉइस इशू किया था आपने पिछले साल, उसका डेबिट नोट आपने 30 नवंबर के अंदर इशू किया है, तो क्या हम लोग इम्पैक्ट लेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर खुद से करें, आप लोग को ज्यादा मजा आएगा। देखो क्या हुआ है, हम लोग एक बार केस लेते, GSTR 1 में दिखाया है 90, ठीक है,
डेबिट नोट इशूड इन नेक्स्ट ईयर 10, ठीक है। बुक्स का टर्नओवर 100, बुक्स का टर्नओवर 100। तो हम लोग को क्या करना है, देखो अभी जो GSTR 1 दिख रहा है, ओके, वही क्या रहेगा, टेबल नंबर 4। सो टेबल नंबर 4 के रिपोर्टिंग में कितना आएगा, 90। टेबल नंबर 10 के रिपोर्टिंग में कितना आएगा, 10 रुपया, ठीक है। अभी टोटल अगर हम लोग करेंगे तो 100 आ गया एज पर GSTR 9। अभी यही टर्नओवर किधर जाएगा, कमान ये टर्नओवर किधर जाएगा, 5Q में जाएगा 100, ठीक है। 5P में, फाइनेंशियल में तो 100 ही गया, तो 5P में 100 रहेगा, अनरिकंसाइल्ड टर्नओवर वुड बी 0, क्लियर है। तो यहाँ पर टैक्स का इम्प्लीकेशन भी नहीं आएगा, लेकिन अपने को साथ ही साथ टेबल नंबर 14 जो है, ओके, उसके अंदर हम लोग को 1.8 रिपोर्ट करना पड़ेगा, आ रहा है समझ में। क्योंकि जो भी टेबल नंबर 10 का लायबिलिटी रहता है, इट इज टू बी डिस्चार्ज इन टेबल नंबर 14, इट इज टू बी शोन इन टेबल नंबर 14। तो टेबल नंबर 4 में 90, टेबल नंबर 10 में 10, एंड टेबल नंबर 14 में 1.8। 5P 5Q वुड मैच, क्योंकि 5Q इज कमिंग फ्रॉम GSTR 9 एंड 5P इज एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। आई होप द डिस्कशन इज वेरी क्लियर, आ रहा है समझ में, ओके। और भी बहुत सारे केसेस है, देखो नेक्स्ट केस, बुक्स में 100 है, GSTR 1 में भी इतना है, लेकिन हमने टैक्स कम पे किया, ओके, टैक्स हम लोगों ने कम पे किया। 1 में दिखाया सही है, लेकिन टैक्स का अमाउंट हमने कम भरा है, तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर पे तो करना पड़ेगा 1.8, ठीक है। लेकिन कैसे, टेबल नंबर 4 के अंदर हम लोग 100 ही दिखाएंगे, क्योंकि 1 में 100 है, ओके। टेबल नंबर 10, 11, 0, 0 रहेगा, क्योंकि डेबिट नोट्स कोई इशू नहीं हुआ है, तो टेबल नंबर 14 भी 0 रहेगा, ओके। उसके बाद टेबल नंबर 5 में टर्नओवर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, लेकिन टेबल नंबर 9 के अंदर टैक्सेस पेड, उसमें 18 दिखेगा पेएबल, पेड में दिखेगा 16.2। सो अपने को टेबल नंबर 9 में डिफरेंस आएगा 1.8 का, ओके, विच इज टू बी पेड। तो टेबल नंबर 11 जो है, ओके, यहाँ पर हम लोग जाएंगे, टेबल नंबर 11, दैट इज एडिशनल अमाउंट टू बी, एडिशनल अमाउंट पेएबल बट नॉट पेड, तो यहाँ पर अपने को टैक्स पे करना है, टू बी पेड थ्रू DRC 03, ठीक है। अभी आप लोग को पूरा ग्रिप आ गया रहेगा कि कैसे हम लोग को कौन सा टर्नओवर मतलब यूज करना है, पे करना, क्लियर है। और भी केसेस हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, और एक ले लो केस। देखो ये केसेस अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए, एक बार आप लोग को ग्रिप आ गया तो आप लोग कोई भी केस पकड़ सकते हैं, कोई भी केस कर सकते हैं, ठीक है। 6th वाला केस कर लेते हैं, बुक्स में टर्नओवर 100 के 1 में 110, बट टैक्स इज पेड ऑन, टैक्स इज पेड ऑन, कौन सा था 6th वाला, हाँ, टैक्स हम लोगों ने भरा है 16.2, ओके, दैट इज 90 रुपीज के ऊपर हमने टैक्स भरा है, ओके। तो क्या करेंगे हम लोग एडजस्टमेंट, देखो ये शीट को तुम लोग भूल जाना, और शीट के बेसिस से अलावा तुम लोग खुद से प्रैक्टिकली करो, ओके। बुक्स में समझो 100, ओके, GSTR 1 में समझो 110 गया है, ऐसे ही था ना शायद, हाँ। और GSTR 3B में, ओके, टैक्स भरने को आ रहा है 90 का, हम लोगों ने टर्नओवर दिखा के हम लोगों ने टैक्स भरा है, टैक्स भरा है हम लोगों ने 18%, दैट इज 16.2। अब इसको हम लोग कैसे एडजस्ट करेंगे, सोचने का, पहली बात तो 1 के हिसाब से जो आया है वो किधर जाएगा, टेबल नंबर 4 में। सो टेबल नंबर 4 इज फाइनल 110। अभी अज्यूम करेंगे कि हम लोग का बुक्स का टर्नओवर राइट है, बुक्स का टर्नओवर राइट है, ओके, ऐसे अज्यूम करके चलना, क्योंकि फाइनलाइजेशन बुक्स के बेसिस पे होगा। टेबल नंबर 4 वुड कंटेन 110, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग को टेबल नंबर 10 एंड 11 के बारे में सोचना है, क्या कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू हुआ है क्या, नहीं, कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ है, ठीक है। तो टेबल नंबर 14 में भी क्या आएगा, नील, ओके। टेबल नंबर 10, 11 में नील, तो टेबल नंबर 14 में नील,
टेबल नंबर 10-11 में क्यों नहीं? क्योंकि कोई डेबिट नोट क्रेडिट नोट इशू नहीं हुआ। क्लियर है? ओके, तो टैक्सेस ऑलरेडी पेड जो है वो 16.2 हमने पे किया हुआ। अब क्या करना है? जीएसटीआर 9C में जाएंगे। ओके, 9C में 5P एंड 5Q दो रहेगा। 5Q किधर से आता है? एनुअल रिटर्न से, विच इज 110। 5P किधर से आता है? कौन 5P किधर से आएगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट्स, तो हम लोग अज्यूम करेंगे 100। तो अभी यहां पर क्या आएगा? 110 दिखेगा। ठीक है, तो यहां पर -10 दिखेगा। उसके बाद जीएसटीआर 9 का टेबल नंबर 7, ना सॉरी 9C का टेबल नंबर 7, यहाँ पर देखो रिकंसिडर टैक्सेबल टर्नओवर, इधर भी -10 आएगा लास्ट में 7G के अंदर। टेबल नंबर 9 क्योंकि टैक्सेबल वैल्यू टैक्स पेएबल वुड बी ऑन फाइनल टर्नओवर। फाइनल टर्नओवर कितना है? फाइनल टर्नओवर इज एज पर 5P, 5P के हिसाब से ना फाइनल। तो टैक्स इज पेएबल ऑन 100, पेएबल ऑन 100। तो टैक्स पेएबल, कोई हम लोग किधर है? टेबल नंबर 9 ऑफ जीएसटीआर 9C। टैक्स पेबल आएगा 18 रुपीज माइनस टैक्स पेड, कितना टैक्स पेमेंट आएगा? 16.2, क्योंकि उतना ही भरा है हम लोगों ने इधर देखा। तो हम लोग को जो 1.8 है ना, ये अनरिकंसाइल्ड पेमेंट आएगा। तो टेबल नंबर 11 जो है, ओके 9C का, उसका नाम क्या है? टैक्स जितना अपने को पे करने को आ रहा है, टू बी पेड। ओके, एडिशनल अमाउंट पेबल बट नॉट पेड, तो हम लोग को 1.8 रुपीज पे करना है एंड डिक्लेयर करना है इन टेबल नंबर 11 ऑफ 9C। आ रहा है समझ में? तो ये पूरा आपका 9C का कवरेज हो गया विथ रिस्पेक्ट टू टेबल नंबर 4। ओके, ऐसे ही हम लोग को सारे टेबल्स का रिकंसिलेशन के साथ हम लोग को पढ़ना है। आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन। ओके, अगर अच्छा लगा तो फ्रेंड्स को रिकमेंड करो। थैंक यू सो मच।